एक्सेल शॉर्टकट हैंडलिंग। एक्सेल शॉर्टकट को किस तरीके से हैंडल करोगे, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में आपको चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल एप्लीकेशन खोलते हैं। एक्सेल एप्लीकेशन के 2007 आपको मैं सिखाऊंगा। 2007 लर्निंग पर्पज से बेस्ड है। और 2013 पे भी आपको मैं अपडेट दूंगा ताकि आपको 2013 भी आ जाए। तो सबसे पहले आपके सामने एक्सेल 2007 का एक एक्सेल फाइल खुला हुआ है, इसके बारे में थोड़ा समझा दो। तो एक्सेल के तीन पार्ट होते हैं। तो मैंने कि जो एक्सेल के पार्ट्स के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो खुला हुआ है इसको एप्लीकेशन नहीं एक्सेल का जो एप्लीकेशंस है ना उसको किस तरीके से हैंडल होता है आपको मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, इसको लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन के अंदर में हम पर्टिकुलर फाइल को खोलते हैं। जो फाइल खुला हुआ है तो इसको टेक्निकली वर्ड में बोलते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर एक्सेल फाइल खुला हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप इससे पता चलेगा ना, आप जब ऑफिस बटन पे क्लिक करते हो तो आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है क्लोज, एक होता है एक्सेल, एग्जिट एक्सेल। जब हम क्लोज करते हैं तो ये एप्लीकेशन को बंद नहीं करता है, फाइल को बंद करता है, लेकिन एक्सेल फिर भी खुला हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि जो इस एप्लीकेशन के ऊपर जो हम फाइल खोलते हैं, कोई भी फाइल चाहे नया हो चाहे रजिस्ट्रेशन फाइल हो, बोलिए सर। आपको मैं बता रहा था कि एक्सेल के जो, आपको मेरी आवाज सही नहीं आ रही है क्या सर? बीच में आवाज कट रही है क्या? कोई आपने एप्लीकेशन खोल तो नहीं रखा है नेट से चलने वाला? आप कोई इंटरनेट से कुछ और काम तो नहीं कर रहे हो? तो ये मैं बता रहा था आपको कि जो एक्सेल की जो फाइल खुली है, आपकी जो बुक 2 का जो फाइल खुला हुआ है ना, तो ये जो विंडो आपको दिख रहा है, विंडो में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका होता है वर्कबुक का, जो एक फाइल खुलता है ना, जो सामने सीट वगैरह देख रहे हैं, फाइल होता है। और जो ऑप्शंस मेनू आप देख रहे हैं ना, ये सारे एप्लीकेशन के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है आपको, जैसे आप ऑफिस बटन में क्लिक करते हो तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमसे कि सर क्लोज और एग्जिट पे क्या अंतर है। हम क्लोज करने से फाइल को क्लोज कर देते हैं, और एग्जिट एक्सेल करने से भी एक्सेल एग्जिट हो जाता है, फाइल एग्जिट हो जाता है। तो डिफरेंस यही है कि अगर हम क्लोज पे क्लिक करते हैं तो एक पर्टिकुलर फाइल बंद होती है, लेकिन एप्लीकेशन आपका ओपन रहता है। ठीक है ना। अगर मैं एग्जिट एक्सेल करता हूं तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन बंद होती है। तो एक्सेल में दो पार्ट होते हैं, आपका फाइल होता है और एप्लीकेशन होता है। जो मेनू बार वगैरह जो है वो आपका किसका होता है? फाइल का, आपके एप्लीकेशन का है। क्योंकि आगे चल के मैं आपको एप्लीकेशन की सेटिंग्स चेंज करना सिखाऊंगा कि आप एप्लीकेशन के सेटिंग्स को किस तरीके से, डिफॉल्ट सेटिंग्स को किस तरह चेंज करोगे। तो यहाँ ये चीज़ ना जरूरी समझना होता है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि हमने फाइल 1 की सेटिंग चेंज कर दी तो सबका क्यों हो रहा है। जैसे कि मान लो कंट्रोल एस करते हैं हम, तो कंट्रोल एस करते समय आपका यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक आता है, तो हम ये सेटिंग चेंज करके एक्सेल मैक को एनेबल वर्कबुक कर देते हैं। तो ये जो सेटिंग चेंज होता है वो किसी पर्टिकुलर फाइल का नहीं होता है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन का होता है। क्योंकि जो ऑप्शंस कमांड है वो एक्सेल एप्लीकेशन के होते हैं, किसी पर्टिकुलर फाइल के नहीं होते। ठीक है सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास, आपको सामने एक्सेल के जो देख रहे हैं, तो इसमें अब इतना बेसिक तो आपको नहीं सिखाऊंगा कि रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, जो नॉर्मल चीज़ें आपको आती होगी।
सबसे पहले हम इस पे आपको डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मुझे इसकी लिमिटेशन पता करनी है, मतलब कि हमारे पास रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, या फिर हम अपने कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, रो को कितना ऊंचा कर सकते हैं, एक सेल में कितना टाइप कर सकते हैं, बट लिमिटेशन में हर चीज़, क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन हम सीखते हैं उसकी हर एक चीज़ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हमें ये भी पता करना है कि हमारे एक्सेल की लिमिटेशन क्या है। तो अगर आप एक्सेल की लिमिटेशन के बारे में या फिर किसी भी ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी एक्सेल की हेल्प में जाके ले सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड का F1 या फिर यहाँ पे जो होता है ऑफिस में, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक्सेल हेल्प आ जाएगा। अब एक्सेल हेल्प में यहाँ पे सर्च बार होता है, आप इसमें जो ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं ढूंढ लो। मैं लिमिट्स सर्च करना चाहता हूँ, मैं लिमिट्स लिख के एंटर मारा या फिर सर्च पे क्लिक किया तो सर्च रिजल्ट्स आए। सबसे पहला आपका आता है एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट्स। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है एक्सेल वर्कशीट एंड वर्कबुक स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स, जिसमें आपके पास ओपन वर्कबुक फीचर्स, उसकी मैक्सिमम लिमिट है कि आप कितने फाइल को एक बार फाइल को कितने ओपन कर सकते हो, वर्कशीट की साइज क्या है, कितने कॉलम विड्थ है, रो की हाइट कितनी है, कितने आपका पेज ब्रेक्स है, एक सेल में कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, कितने शीट ले सकते हैं। तो पूरी की पूरी आपकी लिमिटेशन यहाँ पे है। बताइए। हाँ सर बोलिए। हाँ ये होता है 32,767। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट सेल कंटेन मतलब होता है टेक्स्ट की लेंथ। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है मनीष जी कि हम ये सारी याद क्यों करें, हमें क्या लेना देना है कि इसकी लिमिट कितनी है, इसी जानकारी से हमें इससे क्या मतलब है कि हम कॉलम को कितना बड़ा करें। भैया जितना बड़ा होना होगा हो जाएगा, हमें इससे क्या पता है कि कितना कैरेक्टर बड़ा होता है या कितना कैरेक्टर ऊंचा होता है। हमें लिमिट्स को याद करने से, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ रट्टा मार रहे हैं या याद कर रहे हैं तो हमें उसकी वजह पता होनी चाहिए ना। अगर वजह पता नहीं है तो खामखा रट्टा मारने से फायदा क्या होगा। तो नॉर्मल एक्सेल की बात करें तो नॉर्मल एक्सेल में ये चीज़ें मायने नहीं रखती है ज़्यादा, लेकिन अगर VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम हर एक चीज़ को कैरेक्टर के जरिए लिखते हैं। जैसे कि अगर मुझे कॉलम की साइज़ को बड़ा करना है तो कॉलम की साइज़ को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेंज कॉलम A/A डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू एक नंबर 100, 250 जो भी है उस तरह से। अगर मान लीजिए मुझे इसकी मैक्सिमम लिमिट पता ना हो कि कितने पर्टिकुलर कैरेक्टर से या नंबर से बढ़ता मैक्सिमम है, तो अगर कभी हमें बहुत बड़ा सेल लेना हुआ तो हम 500 लिख देंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारे सेल की लिमिट तो 255 ही है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से VBA के माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा याद करना है, याद तो नहीं कैजुअली पढ़ लीजिए। दूसरा यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर देख वन से कंटेन, मतलब कि एक सेल में आप कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, 32,000 समथिंग है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत बड़ा आगे चल के फॉर्मूला नेस्टिंग आप पढ़ोगे तो हम फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तो फॉर्मूले का जो नंबर ऑफ कैरेक्टर 32,000 से ऊपर चला जाता है तो फिर वो काम नहीं करता है। फॉर्मूला आपका सही रहेगा बट काम नहीं करेगा क्योंकि ज़्यादा हो चुका है। तो आप चेक कर सकते हो इसकी लेंथ क्या है। तो कहने का मतलब है कि एक बार आप इस लिमिट्स को पढ़ लीजिएगा। तो लिमिट्स निकालना कैसे है, लिमिट्स निकालने के लिए आप अपने कंप्यूटर कीबोर्ड का F1 प्रेस कीजिए या फिर आपके यहीं पे हेल्प का आइकन बना होगा, ये रहा, इस पर क्लिक कीजिए, आपका एक्सेल हेल्प खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे जहाँ पे सर्च बार दिखेगा उसमें आप सर्च कीजिएगा लिमिट्स और एंटर मार दीजिएगा।
एंटर मारते ही आपको एक्सेलफिकेशंस एंड लिमिट्स यहाँ पे दिख जाएगी और फिर इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक के तरफ। अब आगे जो हमारा है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर एक सेकंड होल्ड, हेलो सुनिए, एक सेकंड से होल्ड कीजिए सर। ओके, तो मैं यहाँ कहने का मतलब है कि आप आगे टॉपिक लिमिट्स के बारे में समझ गए ना कि लिमिट्स किस तरह से निकालने और ओके हाँ नहीं 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 नहीं, जो लिमिट नहीं, जो लिमिटेशन है वो फिक्स है, यहाँ पे आप बढ़ा घटा नहीं सकते। हाँ सॉफ्टवेयर के जैसे आपके पास 10 लाख रो है, 10 लाख रो से आप ज़्यादा थोड़ी कर सकते हैं, ये तो फाइनल है। अब आप बात करते हैं कि अगर मुझे किसी ऑप्शंस के बारे में, जैसे कि आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि कल के डेट में मैंने कोई टॉपिक मैंने आपको सिखा दिया कि आप भूल गए, थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया मिल जाएगा तो आप याद कर लोगे। तो या किसी भी ऑप्शंस के बारे में आप जानकारी चाहते हैं कि ऑप्शंस के बारे में आप जानना चाहते हैं कि ऑप्शन क्या है, तो उसके बारे में जस्ट उस पर कर्सर ले जाते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल्स दिख जाएगा। कर्सर आपने रखा, कर्सर रखते ही यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे, आई लाइक द इंटरेस्टिंग शेयर्स एम्प्लॉइज अनयूजुअल वैल्यू एंड विजुअलाइजेशन डेटा यूजिंग द डेटा बार्स कलर। तो इसके बारे में आपको देखना है। अब इससे भी आपको समझ भी ज़्यादा नहीं आ रहा है तो क्या नीचे लिखा हुआ F1, प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प। इसमें लिखा हुआ है प्रेस हेल्प, हाँ प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प। जैसे मैं F1 प्रेस करूँगा तो देखिएगा खुल के आएगा आपका एक्सेल हेल्प, और यहाँ पे एक्सेल हेल्प का ही पूरा चीज़ है, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग था जिस पे आपने कर्सर रखा था उसी के डिटेल्स यहाँ पे दिख गए। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि हम लोगों को कोई चीज़ नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो हम लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि जो गूगल पे चीज़ें आप जाके सर्च करते हो तो गूगल पे दी गई चीज़ें 100% सही हो इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि गूगल पे किस लोगों ने डाला है, हम जैसे आप लोगों ने अपना ब्लॉग बना के या वेबसाइट बना के डाल दिया, तो प्रूफ रीडिंग तो नहीं है ना। तो इसलिए जब भी कभी एक्सेल के किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना हो, समझना हो, तो आप क्या करेंगे, आप पहले एक्सेल के हेल्प में चेक करेंगे। एक्सेल हेल्प में जो चीज़ें देखोगे उसके बाद आप गूगल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ सही है या कौन सा चीज़ गलत है। ठीक है, आया समझ में सर? तो इसी तरह से आप पूरा किसी भी कर्सर रख के दे आ सकते हो। अब बात करते हैं हम शॉर्टकट। तो सबसे पहले बात कि अगर हम किसी भी ऑप्शंस को अप्लाई हम दो तरीके से करते हैं। एक तो है कि वो मेनू बार में दी गई ऑप्शंस पे क्लिक करके से कॉपी करना है आपको, तो आप एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉपी पे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप यहीं पे कंट्रोल C कर लीजिए। कॉपी आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपने ऑप्शन अप्लाई किया, और कंट्रोल C किया तो कंट्रोल C क्या था, आपका शॉर्टकट था। तो शॉर्टकट, अगर आप माउस की अपेक्षा शॉर्टकट के जरिए काम करते हैं तो ऐसा लोगों का मानना है, रिसर्च में पाया गया है कि आपका माउस की अपेक्षा शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट के काम 30% से 25 से 30% आपका फास्ट होता है। ठीक है सर? अब जैसे मान लीजिए कहीं आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, ठीक है, और आप पूरा काम कीबोर्ड से ही कर रहे हो, तो सामने वाला देखते बंदा समझ जाएगा कि बंदे के पास एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि अब सब जानते हैं कि शॉर्टकट रट्टा मारने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। तो अब बारी आती है कि अगर मुझे शॉर्टकट के बारे में पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो शॉर्टकट के बारे में पता करने के लिए उस ऑप्शन पर कर्सर ले जाओगे, तो कर्सर ले जाते हैं यहाँ पे देखिए Ctrl+C आपको दिख गया। हाँ,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे इसकी एक लिस्ट चाहिए जिसको मैं अपने वर्क सिस्टम में प्रिंट आउट लगा सकूँ या फिर याद कर सकूँ या देख सकूँ, क्योंकि हर ऑप्शन के लिए उसे पे जाकर कर्सर तो नहीं रख सकते ना हम। तो उसके लिए भी आप F1 प्रेस करोगे, एक्सेल हेल्प में जाओगे। एक्सेल हेल्प में जाते ही जहां पे आपने लिमिट सर्च किया था वहीं पे आप सर्च करोगे शॉर्टकट। तो शॉर्टकट सर्च करते सबसे पहले आ जाएगा एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शंस। क्या रखिएगा, एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शंस की। शॉर्टकट से बहुत सारे भी आ सकते हैं, तो आप हमेशा उसी को क्लिक कीजिएगा, एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शंस की। ठीक है, तो यहां पे इसके की और इसके डिस्क्रिप्शंस आपको दिखेंगे। तो आपको गूगल पे कहीं और किसी और रिसोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सेल से रिलेटेड हर एक चीज आपको एक्सेल में ही मिल जाएगा। देखिए सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए गए। अब बात ये होती है कि क्या इस शॉर्टकट को हम अप्लाई कैसे करेंगे, याद कैसे कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप इसको रट्टा मारने लगो तो आपको याद हो जाएगा संस्कृत के श्लोक की तरह, जी नहीं। जैसे आप कंट्रोल सी या फिर एंटर मारने के लिए आप सोचते हैं, नहीं सोचते, आपका हाथ ऑटोमेटिक एंटर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप एंटर को इतना यूज करते हैं कि आपका दिमाग सेट हो चुका है। तो उसी तरीके से आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो हम बच्चों को जनरली सलाह देते हैं कि आप अपने ऑफिस आवर में, आपके पास 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा ऐसा टाइम मिलता है जहाँ पे काम कम होता है, उस समय आप क्या कीजिए, पूरा का पूरा काम अपने एक्सेल के शॉर्टकट के जरिए कीजिए। ठीक है, एक्सेल शॉर्टकट के जरिए ही करें। हाँ, माउस बिल्कुल यूज ना करें, मतलब कि माउस को बिल्कुल यूज मत करें, पूरा का पूरा काम एक्सेल शॉर्टकट से कीजिए। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको हैबिट होती चली जाएगी। तो ऑफिस में 2-3 घंटे का टाइम निकाल के आप क्या करोगे, एक्सेल शॉर्टकट की प्रैक्टिस करोगे। पूरा काम प्रैक्टिस नहीं करना है, पूरा काम जो भी आप जनरली काम करते हो वो पूरे काम को आप एक्सेल शॉर्टकट के जरिए करो। हाँ, करते करते याद हो जाएगा, धीरे धीरे आपका 2 घंटा पूरा ऑफिस लाइफ बन जाएगा। अब आगे हम बताते हैं, आपको मैंने सलाह तो दे दिया कि आप हर काम एक्सेल शॉर्टकट के जरिए करो, माउस बिल्कुल यूज मत करो, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि हर चीज़ का शॉर्टकट या डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पे कलर अप्लाई करना है, तो कलर अप्लाई करने का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। तो हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि आपके पास एक होता है अल्टरनेटिव की। आप अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करोगे, तो ऑल्ट की प्रेस करते ही आप देखोगे मेनू बार में सारे के सारे आपके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर एक्टिवेट हो गए। तो अब मुझे होम में गए, होम पे जाइए, वहाँ पर एच फिर कलर सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप जो जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। कैसे जैसे लोग इसको यूज भी करते हैं, लेकिन अगर आपको राइट क्लिक करना हुआ तो राइट क्लिक करने के लिए भी आप अपने कीबोर्ड में राइट क्लिक का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे जो राइट क्लिक करने से करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। इसके हर एक ऑप्शन में कॉमन चीज़ है कि किसी न किसी कैरेक्टर के नीचे अंडरलाइन है, वो आपका शॉर्टकट है। हाँ, मुझे अगर फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो मैं F, क्योंकि F के नीचे अंडरलाइन है, F पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका फॉर्मेट सेल खुल के आ जाएगा। अब इसके अंदर कैसे हैंडल करोगे? अब मुझे अंदर आ रहा तो टैब से अंदर आ जाएंगे, अनेक टैब से, तो टैब के अंदर मूवमेंट करेंगे। अगर मुझे अलाइनमेंट पे जाना है तो कंट्रोल टैब, फिर टैब से अंदर मूव करेंगे। अगर आपको क्लिक करना है स्पेसिंग टू फिट है, इसको क्लिक करना है तो स्पेस बार क्लिक हो जाएगा, स्पेस क्लिक होता है, अनक्लिक होता है। ऐसे आगे फॉन्ट पे, अब मैं बॉर्डर पे हूँ, मुझे वापस अलाइनमेंट पे आना है, तो हमने कंट्रोल टैब से हम आगे जाते हैं तो शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। तो कंट्रोल टैब से हम आगे बढ़ते हैं तो कंट्रोल टैब तो रहेगा,
उसके साथ शिफ्ट लग जाएगा, तो कंट्रोल शिफ्ट से पीछे टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे आ जाएगा, कंट्रोल टैब से आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से हम कर्सर मूव करते हैं, तो कर्सर मूव करने के लिए हमारे पास लेफ्ट राइट अप डाउन के की एरो की होते हैं। कभी ये की खराब हो गए तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप टैब से आगे बढ़ जाओगे, और शिफ्ट हमेशा रिवर्स में काम करता है, तो शिफ्ट टैब से पीछे आ जाओगे, टैब से आगे शिफ्ट टैब से पीछे, एंटर से नीचे शिफ्ट एंटर से ऊपर, एंटर से नीचे और शिफ्ट एंटर से ऊपर। अगर मान लीजिए कभी आपका कीबोर्ड खराब हो गया, कीबोर्ड सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है और कुछ अर्जेंटली कुछ टाइप करना है, कुछ मेल करना है, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होता है। आपके पास होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सिस्टम के अंदर में, शायद इसका भी यूज किया होगा, ऑन स्क्रीन की, हाँ, तो इससे यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको आपके अपने रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, किसी भी कारण से आप काम को रोके नहीं, कुछ ना कुछ तरीका। एक सही एमआईएस एग्जीक्यूटिव का यही होता है कि किसी भी तरीके से आप अपना काम को कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। अब बारी आती है कि हमने एक्सेल पे तो अच्छी तरीके से हमने शॉर्टकट्स के बारे में जान लिया, शॉर्टकट्स हैंडली के बारे में जान लिया, लेकिन अगर हम विंडो की बात करें तो अगर मुझे डेस्कटॉप पे या कहीं विंडो पे जाना है तो वहाँ पे तो मुझे माउस यूज करना पड़ जाएगा। तो आप उनके भी शॉर्टकट्स ले सकते हैं। कैसे? सेम, आप डेस्कटॉप पे आइए, विंडो बटन के साथ आप F1 प्रेस कीजिए। विंडो बटन के मैं बता रहा था कि अगर आप मैं बता रहा था आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर शॉर्टकट निकालना है आपको, तो आप क्या कीजिए, विंडो बटन डेस्कटॉप पे आ जाइए और विंडो बटन होता है ना, स्टार्ट बटन, उसके साथ आप F1 प्रेस कर लो। F1 हेल्प के लिए जो होता है, तो आपको विंडो का हेल्प एंड सपोर्ट मिल जाएगा। और इसमें सर्च बार होते हैं, इसके सर्च बार में जाके आप शॉर्टकट सर्च कर लो, जैसे कि आपने एक्सेल में सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स आ गए और यहाँ पे इसके विंडोज के कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको दिख जाएंगे। तो करने मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उसका आप यूज करें। ऐसे आपको MS वर्ड का चाहिए, पावर पॉइंट का चाहिए, तो ऐसे इसके हेल्प में जाके आप शॉर्टकट्स ले सकते हो। बस ये होता है कि इसको यूटिलाइज सही तरीके से करो, तभी आपको बेनिफिट है, वरना तो मिलने के तो सब जगह मिल जाता है। क्या सर? अब बात करते हैं हम न्यू वर्कबुक का। जब भी आपको नया वर्कबुक लेना होता है तो आप क्या करते हैं, Ctrl+N कर देते हैं, या फिर आप ऑफिस बटन पे जाते हैं और न्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहां से क्रिएट कर देते हैं। कभी आपने गौर किया है कि ये सब चीजें क्या होती है? बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से आपको कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं, बड़े बड़े फॉर्मेट्स। जैसे मान लीजिए हाँ, इसी के होते हैं। मान लीजिए ना कि आपको इनवॉइस बनाना है, मैंने आपको एक बिल वर्क ऑर्डर किसी को देना है, आपके बॉस ने बोला कि मैंने फलाने का काम सौंपा है, उसको वर्क ऑर्डर दे दे। आपने इससे पहले कभी वर्क ऑर्डर बनाया नहीं था, आपको आइडिया नहीं है कि वर्क ऑर्डर का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। आइडिया भी है तो आपके पास टाइम नहीं है बनाने का। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इनवॉइसेस, यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया वर्क ऑर्डर। अब यहाँ पे नहीं, ऑफलाइन भी होगा, एक बार डाउनलोड कर लोगे तो फिर ऑफलाइन में भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल टेम्पलेट दिख रहा है ना आपको, या माई टेम्पलेट, इसमें आ जाएगा, एक बार डाउनलोड कर लोगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके एक बार डाउनलोड कर दिया, तब आप दूसरे बार जब मेरे पास सिस्टम में भी नहीं रहेगा फिर भी ये वर्क ऑर्डर आएगा, ठीक है ना।
जब मैं वापस यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल टेम्पलेट में वर्क ऑर्डर देखिए यहाँ पे आ गया ना, वर्क ऑर्डर आया होगा। इसमें नहीं, इसमें है माई टेम्पलेट में, यहाँ आ गया वर्क ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो। तो इस तरह से आप अपने जैसे कैलेंडर वगैरह है, तो आप कैलेंडर वगैरह यहाँ पे देखिए 2012 की है, तो इसमें सारे मल्टी ईयर कैलेंडर होते हैं, तो सेलेक्ट करके और एक बार डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप साल चेंज कर दीजिए, यहाँ से 2014 का आ गया। अभी चल के नवंबर चल रहा है। अब नवंबर में आप अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके, आप टीचर्स के आप बना सकते हो, नोट्स लिख सकते हो। जैसे कि आपको मान लीजिए कि वेडनेसडे को, आज कौन सा है, आज मंडे है, तो मंडे आज है आपका 10 तारीख, 10 से 10 लिखूंगा, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो आप अपॉइंटमेंट्स और अपने जो बाकी चीज़ें यहाँ मेंटेन कर सकते हो आप, और यहाँ हाईलाइट भी रहेगा। तो ये बने बनाए टैम्पलेट्स है, आपको बनाने में टाइम आप बना पाओगे आप या नहीं, या फिर बनाने में आपको टाइम लगेगा, आपको यहाँ बने बनाए टैम्पलेट्स मिल रहे हैं, इसका यूज आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो तो और हो तभी मिलेगा। अगर आप 2013 पे जाओगे, एक्सेल 2013 पे, तो वहाँ पे और भी अच्छे से टैम्पलेट्स हैं। आपका सिस्टम में कौन सा 7 है 13 है? तो देखिए यहाँ पे 13 पे देखिए कितने अच्छे से टैम्पलेट्स हैं, देखिए ना। अब आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो खुद के टेम्पलेट भी बना सकते हो। आप खुद के टेम्पलेट क्यों जरूरत पड़ेगा? जैसे मान लीजिए आप लोग रिपोर्ट बनाते हो, तो रिपोर्ट के लिए क्या करते हो कि आप कल जो आपने रिपोर्ट बनाया था उसी रिपोर्ट को आप सेव एज करोगे आज के नाम से, फिर आप कल की जो डेटा था उसको क्लीन करोगे। तो हर बार आपको सेव एज क्लीन करना पड़ता है। तो एक बार जब आपका रिपोर्ट क्लीन था, उसमें उसको उसी रिपोर्ट को आप सेव एज टेम्पलेट कर लीजिए, सेव एज टेम्पलेट यहाँ से, तो इसका यूजली हो जाएगा। अब जैसे कि मतलब कि ये चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताया, लेकिन प्रॉब्लम